नमस्कार भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। मिडिल ईस्ट में जारी सबसे बड़े सैन्य टकराव के बीच कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग आज 11वें दिन में पहुंच चुकी है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में ईरान युद्ध और यूक्रेन संकट दोनों मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि रूस इस युद्ध को खत्म कराने में मदद करना चाहता है। हालांकि ट्रंप ने जवाब दिया कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद करे तो यह ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ जंग के मैदान में भी तनाव कम नहीं हुआ है। ट्रंप का दावा है कि पिछले 10 दिनों में अमेरिका ने ईरान के 51 युद्धपोत डुबो दिए और हजारों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं ईरान का कहना है कि जंग में उसका पलड़ा भारी है और युद्ध कब खत्म होगा ये फैसला वही करेगा। इस बीच ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दागी, बहरीन की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया और सऊदी कुवैत की तरफ ड्रोन भेजे। यानी एक तरफ युद्ध का मैदान गर्म है और दूसरी तरफ वैश्विक ताकतें सक्रिय हो रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग जल्द खत्म होगी या मिडिल ईस्ट में संघर्ष और फैल सकता है। इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन बातों को समझेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, फॉरेन एक्सपर्ट। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हम अपना कीमती समय साझा करने के लिए। तो शुरुआत मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से करूंगा। सर, किस तरह देखते हैं आप इस पूरी बयानबाजी को? क्या वाकई में रूस जो है कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है, जहां पे साथ निभाने की बात करता है, मैं ईरान के साथ हूं, पर खुल के कभी सामने नहीं आया, पर अब कह रहा है कि जंग रुकवाने में मैं मदद कर सकता हूं। जी हाँ। रूस डिप्लोमेटिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर ईरान के साथ खड़ा हुआ है मजबूती से। अ, शायद रूस किसी भी तरह की फौजी सहायता फिलहाल नहीं कर सकता। रूस खुद ही नाक तक यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। रूस के पास यूक्रेन का युद्ध लड़ने के लिए ही अम्युनिशन, गोला बारूद, ड्रोन्स की कमी पड़ रही है। जी सर। हाँ, क्या रूस इस युद्ध को खत्म करने में ईरान की मदद कर सकता है? जाहिर बात है, हाँ। क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ थोड़ा स्पेशल संबंध है। ऐसे में जाहिर बात है कि पुतिन एक वाया मीडिया बन सकते हैं। ईरान के साथ रूस की हमेशा से ही बड़ी नजदीकी रिलेशन रहे हैं। तो रूस में पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात कर सकते हैं, युद्ध खत्म करने की पेशकश कर सकते हैं, या युद्ध की विभीषिका को कम करने की पेशकश कर सकते हैं। जी। ठीक है, मैं दोबारा करूंगा सर, आपका और करूंगा डॉक्टर राम श्रीवास्तव का। सर, ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई है उसको कूटनीतिक नजरिए से किस तरीके से देखा जा सकता है, कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी अहम? और चाइना चाइना में कभी खुल के सामने नहीं आया इस पूरे युद्ध के अंदर। चाइना खुलकर सामने आएगा भी नहीं, क्योंकि उसको अपने व्यापारिक इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं। और ये बात अपनी जगह सही है कि जब युद्ध हो जाएगा खत्म, इसके बाद जब शांति बनेगी, तब रिकंस्ट्रक्शन में चाइना अपना स्पेकुलेशन कर रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अब वो चाहे किसी की तरफ से मिले, लेकिन ये बात तो जरूर है कि चाइना एक शुद्ध व्यापारी व्यक्ति है, वो अपना लाभ पहले देखता है। तो इसलिए उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, पुतिन अलबत्ता कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कोई मदद कर सकता है तो भारत कर सकता है, क्यों? भारत के उतने ही मधुर संबंध जो इजराइल से हैं, उतने ही ईरान से हैं। और भारत की पॉलिसी ये है कि आज का समय युद्ध से किसी समाधान का समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता है, डिप्लोमेसी और डायलॉग ही लेना पड़ेगी। अब एक तरफ तो रूस ये कह रहा है कि हम मदद कर सकते हैं, और दूसरी तरफ रूस इस समय नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। ट्रंप का तो सवाल ये है कि सबसे पहले वो अपने दुश्मन से हाथ मिलाते हैं, उसकी पीठ पर हाथ रखते हैं। देखिए, पहले टर्म में ट्रंप 1.0 में उन्होंने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को बुलाया था, सिंगापुर में मिले थे, जो आदमी कभी अपने घर से नहीं निकला, उसके हाथ मिलाए थे, पीठ थपथपाई थी,
कहा था यू आर माय गुड फ्रेंड, तो वो किसी को अगर गुड फ्रेंड कहते हैं या वेरी गुड फ्रेंड कहते हैं, इसका मतलब सतर्क हो जाना चाहिए कि उनके मन में उसके प्रति कितना क्या क्षम छुपा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इस युद्ध को खत्म कौन करेगा। निश्चित रूप से जो फिलहाल की डिप्लोमेटिक चैनल्स में खबर आ रही है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में इतने सारे वो माइंस बिछा दी गई हैं कि वो अगले 1 महीने तक तो उनको साफ करने में टाइम लगेगा। अब ट्रम्प का ये दावा, हमने 51 जहाज गिरा दिए, डुबो दिए। भाई पहले तो आप कह रहे थे कि इनके पास कुल 27-28 जहाज हैं और अब 28 या 51 कहाँ से आ गए। तो जी इसका सर। मतलब ट्रम्प जो कहते हैं उसमें थोड़ा आपको कमीशन काटना पड़ेगा। वो जो कहते हैं अतिशयोक्ति कहते हैं, लेकिन ये बात सही है। अगर वो ये कह रहे हैं कि जल्द खत्म हो जाएगा, उनका प्लानिंग क्या है, वो अपनी डेल्टा फोर्स को उतारना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं कि चारों तरफ बमबारी से यूरेनियम को ले जाना चाहते हैं, लेकिन यूरेनियम है कहाँ। वो तो सोर्सेज कुछ बताते हैं कि वो तो रूस ट्रांसफर कर दिया गया है। अब एनरिच यूरेनियम सच में अगर वहाँ है और वो वेपन्स की ग्रेड में है, तो आप निश्चित मानिएगा कि ईरान जो है सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि वो डर्टी बम का उपयोग जो है शीज फायर के पहले निश्चित रूप से इजराइल पर कर देगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि ये इस समय ईरान की इज्जत का सवाल है और ट्रम्प को लग रहा है कि वो बुरे फंस गए हैं, अब किस तरह निकलेंगे कैसे, इसलिए वो पुतिन से बात कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में और भी राजनेताओं से बात करें। साहिल जी ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा ग्रुप कैप्टन यूके देवना सर का। अच्छा सर, अमेरिका के दावों में और ईरान के दावों में इतना अंतर किस तरह से देखा जा रहा है? अभी भी ईरान का एक सामने बयान आता है कि ईरान का बयान आता है कि अमेरिका और इसराइल पूरी तरह से फेल हो गए इस युद्ध के अंदर। सर क्या वाकई में ये चीजें हैं, या अमेरिका और इसराइल ने ईरान को आंकने में गलती कर दी? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की युद्ध लड़ने की इच्छा शक्ति पर अंडर एस्टिमेट कर लिया। उन्होंने सोचा था कि जब आयतुल्लाह खमेनी को एलिमिनेट कर दिया गया है तो शायद ईरान की जो सरकार है वो झुक जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी। अमेरिका और इजराइल का ये भी आकलन था कि शायद जब आयतुल्लाह खमेनी को मार दिया गया तो उसके बाद ईरान में जो अपोजिशन है, जेन ज़ी प्लस जो लोग सड़कों पर जनवरी के महीने में निकले थे, वो लोग फिर से बड़ी तादाद में सड़कों पर आ जाएंगे, सरकारी इमारतों को आग लगा देंगे, बसों को आग लगा देंगे, आईआरजीसी के यूनिट्स पर हमला कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं। जहां तक ईरान की बात है, ईरान को अपनी मिलिट्री लिमिटेशंस मालूम है, पहले भी मालूम थी। ईरान के जो जनरल्स हैं, आईआरजीसी के कमांडर हैं, ये उनको मालूम है कि उनकी एयरफोर्स बहुत छोटी है और उनको मालूम है कि उनकी नेवी भी बहुत छोटी है और दोनों अमेरिका की एयरफोर्स या अमेरिका की नेवी से युद्ध नहीं लड़ सकते। हाँ, आईआरजीसी को भरोसा था, है, अभी भी है, अपने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों पर। जी लेकिन जो ईरान के पास जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं जो कि लंबी दूरी की है, जो कि इजराइल तक पहुंचने वाली हैं, उनका स्टॉक अब खत्म हो रहा है। तो शायद और 4 दिन के बाद हम देखेंगे कि ईरान और हमले इजराइल पर नहीं कर पा रहा है क्योंकि लंबी दूरी वाली मिसाइलें खत्म हो गई हैं। तो इस तरह की लिमिटेशंस आईआरजीसी के कमांडर्स को पहले से मालूम था, लेकिन उनकी युद्ध लड़ने की जो काबिलियत है, देश के लिए मर मिटने की जो इच्छा है, उस पे कोई शक नहीं है। बहादुर कौम है। ट्रेडिशनली उनके यहाँ पर देश के लिए प्राण देने का एक हजारों साल से एक रवायत रही है। और एक और चीज है, वहां देखिए ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, एक समय में कबीले थे, मर्दांगनी पर यानी अपने पुरुषत्व पर बहुत उनको नाज है कि हम दुश्मन के सामने कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन घुटने नहीं नहीं टेकेंगे। टेकेंगे। जी बिल्कुल। जो अर्ज़ करूँगा मैं आपका, मैं सर डॉक्टर राम सर एक चीज़ समझूँगा कि जिस तरह से ये ना बातें निकल के सामने आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, जहाँ पर आईआरजीसी कह रहा है, कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आई कि वो कह रहा है कि मैं यहाँ से हर उस जहाज़ को गुज़रने दूँगा, पर शर्त ये रहेगी कि जिस
देश का जहाज गुजरेगा, उसके जो राजदूत हैं उनको वहां से उनको निकालना पड़ेगा, अमेरिका और इजराइल से। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं और कुछ बातें ऐसे आ रही हैं कि मैं हर किसी को यहाँ से निकलने दूंगा, पर जो देश सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल की, उन पे मैं एक्स्ट्रा टैक्स लगाऊंगा, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा, फिर उनको यहाँ से निकलने दूंगा। देखिए, ये सब बातें जो हो रही हैं ये सोशल मीडिया पर हो रही हैं। इनमें हकीकत क्या है इसका आकलन करना अभी बड़ा कठिन है, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका ने वहां पर जो कुछ किया है, उसके नेवी के निश्चित रूप से बहुत से जहाज डुबोए हैं, और ईरान ने भी उन जहाज़ों पर, कमर्शियल शिप्स पर, टैंकर्स पर बमबारी की है, उनको डुबो दिया है, जिन पर कि अमेरिका और इजराइल का समर्थन या फ्लैग लगा हुआ था। तो ये बात तो सही है कि वहाँ धींगामस्ती तो चल रही है और आगे चलेगी जब तक युद्ध चल रहा है। अब इससे दुनिया पर क्या असर हो रहा है इसकी ना अमेरिका को चिंता है ना ईरान को चिंता है। ईरान का तो सवाल ये है कि वो चाहता है कि किसी भी तरह से अमेरिकन और इजराइल की फोर्सें मैदान पर आए, वहां दो दो हाथ करके देखें, तब इनको पता लगेगा हम क्या कर सकते हैं जी। और ये वहां उतरने वाले हैं। आप देखिए इतनी भारी बमबारी की है, ऐसा कहा जाता है करीब करीब प्रतिदिन 20,000 से लेकर 30,000 बम पटके जा रहे हैं। अब इतने अगर बम पटके जा रहे हैं तो निश्चित आदमी कितने मरना चाहिए, कम से कम एक बम से एक आदमी भी मरना चाहे तो आकलन करें तो 20-25,000 लोग मर गए होंगे, लेकिन अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन क्या बताती है, 1500-1600 लोग मरे हैं। इसका मतलब ये या तो आंकड़े गलत हैं या बमबारी गलत है। तो युद्ध में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसमें सच्चाई क्या है ये जरा आकलन समय के साथ ही हो पाएगा। अभी तो हालत ये है कि युद्ध को रोकना ट्रंप की मजबूरी है, इसके लिए वो हाथ पैर पटक रहे हैं, और ट्रंप को धता बताना, उनको परास्त करने की जो सदिच्छा है वो ईरान की तो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये हो सकता है युद्ध के बाद अलबत्ता जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब नए सिरे से नए रूप में दुनिया में आतंकवाद आएगा, जिससे पूरी तरह से वो देश जो अमेरिका के पक्ष में हैं वो सब उसमें शामिल हो जाएंगे और उसको सफर करेंगे। लेकिन जैसे कनाडा है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ट्रंप के क्रोध के कारण बनेंगे। क्यूबा तो उसने लगभग अब खत्म ही कर लेगा, जब तक ये युद्ध खत्म होगा ना, अभी उस वक्त की खबरें आ नहीं रही हैं, वो उसको खत्म कर देगा। वो कोलंबिया को भी वो हड़प चुका है प्रैक्टिकली, और दूसरी जगह भी उसकी नजरें गड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी नजर इस समय गड़ी है नाइजीरिया पर, वहां तेल का भंडार है, आपके ग्रीनलैंड पर भी है। तो उनकी जो भविष्य है वो ये है कि ग्रेट ट्रंप, ग्रेट टेस्ट अगेन, और इसी के लिए वो सब कुछ हरकत कर रहे हैं, और यही एक कारण है उनकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में बहुत गिरती जा रही है। अगला चुनाव जीतना उनके लिए असंभव हो जाएगा। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं, कुछ मेरे भारतीय विद्यार्थी हैं वहां पर, उन्होंने कहा अरे सर इस पागल को आप ले जाइए, इसका इलाज अमेरिका में संभव नहीं है, इसको तो आगरा में ले जाइए, आगरा में ही इसका इलाज संभव है। जब वहां के नागरिक जो 25-25, 30-30 साल से हैं उनके ये विचार हैं, तो समझ लीजिए कि ट्रंप की स्थिति उनके देश में क्या हो सकती है। ये बात जो है एक नहीं, कम से कम नहीं तो 5 लोगों ने मुझसे कही है। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि ट्रंप की जमीन गीली है और वो फंस तो गए हैं, अब निकलने का रास्ता सोच रहे हैं शाहिल जी। जी, बिल्कुल, मैं करूँगा दोबारा सर आपका। अच्छा सर, यूके देना सर, खाड़ी देशों की सुरक्षा रणनीति जो है वो किस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है? ऑस्ट्रेलिया का सैन्य सहयोग भेजना क्या संकेत देता है? हाँ, देखिए जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है वो कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस है नहीं। बाई हैबिट ऑस्ट्रेलिया हमेशा पश्चिम में कुछ भी हो जाए, पहले इंग्लैंड के सहयोग के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेज देते थे आप। अभी उसके बाद अब दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए, ऑस्ट्रेलिया अपनी छोटी सी टुकड़ी जो है वो अमेरिका के सहयोग में भेज देते हैं। मिलिट्री सिग्निफिकेंस उसका कुछ है नहीं। जहां तक खाड़ी के देश हैं, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता अब खाई जा रही है। इन सब देशों में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, कहीं पे किंग है, कहीं क्वीन है, कहीं सुल्तान है, प्रिंस हैं, अमीर हैं, शाह हैं।
तो इन सबको दो तरह की सुरक्षा की चिंता हमेशा लगी रहती थी। एक तो आंतरिक सुरक्षा की, पता नहीं उनकी जनता कब उनके महल में घुस जाए, तो इसके लिए वो अमेरिका के ऊपर निर्भर रहते थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही, 60 के 70 के दशक से ही। और दूसरी बड़ी चीज है कि इनको बाहरी अगर कोई खतरा लगता था, समझिए ईरान से ही, तो ये लोग अमेरिका की छत्रछाया में थे, ये सोच के कि अमेरिका उनको बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा देगा, चाहे आक्रमण इजराइल से आए या आक्रमण ईरान से आए या किसी भी देश से आए। और अब इन सब देशों को पिछले एक हफ्ते में लग रहा है कि अमेरिका तो इनको बाहरी हमले से बचा नहीं पाया। तो ये सब दृश्य अब ये ऊहापोह की स्थिति में है। आप देखेंगे कि भविष्य में ये अमेरिका से जो अपना संबंध है, उसको डिपेंड लेस ऑन अमेरिका, यानी अमेरिका के ऊपर कम निर्भर रहो, उस नीति की तरफ मोड़ेंगे। इन सब देशों ने, इनका कुछ व्यापार, तेल गैस का व्यापार ऐसा होता था कि सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए जो भी ये डॉलर कमाते थे या गोल्ड रिजर्व कमाते थे, वो सब ये लोग अमेरिका के बैंक्स में रखते थे, जी। वो कॉन्ट्रैक्ट भी। भविष्य में हो सकता है कि शायद ये लोग अमेरिका से अपने विदेशी मुद्रा के भंडार को या गोल्ड का जो रिजर्व है, बॉन्ड्स हैं, उनको दूसरे देशों में डाइवर्सिफिकेशन करें। तो एक समय आने वाला है जब ये सब देश अमेरिका से अलग तो नहीं होंगे, विपरीत तो नहीं जाएंगे, लेकिन अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश करेंगे। जी। ठीक है सर, मैं दोबारा करूँगा आपका, मैं समर करूँगा डॉक्टर श्रीवास्तव सर का। सर, क्या ये संघर्ष वैश्विक गठबंधनों को फिर से परिभाषित कर सकता है? और तेल की कीमतों का इस युद्ध से कितना असर जो है वो देखा जा रहा है वैश्विक स्तर के ऊपर? देखिए, 3 तरीके से इसका युद्ध पर असर होगा। पहले तो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, उसमें सभी महवरे अपने आप को रीसेट करेंगे, अपने आप का आकलन करेंगे, देखेंगे कि हम कहाँ हैं, भविष्य में क्या खतरा हो सकता है, उससे हम कैसे निपट पाएंगे। ये राजनीति में पहली मर्तबा ऐसा आ रहा है। दूसरा जो आ रहा है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि अगर ईरान इतने सारे ड्रोन भेजता है, उन ड्रोनों को गिराना कितना कठिन है। अभी अभी खबर आई है कि रॉयल एयरफोर्स ने ड्रोन को गिराया है। कहाँ पर? कुवैत के वहां। कैसे गिराया है? हवाई जहाजों से अभी तक ड्रोन नहीं गिराए जाते थे, मिसाइलों से गिराए जाते थे, वो बहुत महंगे पड़ते थे। तो ये ड्रोन उड़ते हैं कम ऊंचाई पर और प्लेन जाते हैं काफी ऊपर, तो वहां से डाइव कर कर अगर वो गोली चलाकर या गोला चलाकर किसी तरह ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं। तो ये युद्ध में एक नया अप्रोच आ गया। जैसे ड्रोन के आने के बाद युद्ध की भूमिका एकदम बदल गई, सिनारियो बदल गया, इसी तरह से ये हो गया। लेकिन अब जो नई चीज आने वाली है, जैसे भारत ने जिसकी तैयारी कर ली है, प्रोजेक्ट काली जिसका नाम सुना होगा आपने, आप देखिएगा अब हम जो है ड्रोन की लेजर फेंसिंग कर लेंगे, उस कारण जैसे ही वो क्रॉस करेगा और लेजर किरणों से हम उसको खत्म कर देंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी में नए नए डेवलपमेंट आएंगे, आप अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। आज भारत का जो ब्रह्मोस है, उसको खरीदने के लिए अरब के देशों की डिमांड आने लगी है। क्यों? कि जी सर। जैसा देवनाथ साहब, अमेरिका के ऊपर अब उनका जो विश्वास था वो धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। तो ऐसे मौके में भारत जैसे देशों को, जो न्यूट्रल हैं और जिनके पास शक्ति है और जो टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भविष्य खुल गया है। हमारे हथियार अब अरबिक कंट्रीज में जाएंगे, वहां की सेनाओं को हम ट्रेनिंग देंगे। और ये भी हो सकता है कि आगे, अभी क्योंकि जो शिया और सुन्नी का जिन्न सो रहा था, उसको अमेरिका की कमजोरी के कारण जगा दिया गया। तो भविष्य में एक नया जो है समीकरण बन सकता है कि धर्म के आधार पर आतंकवाद को प्रश्रय देना कहाँ तक उचित है। ये सोच अगर लोगों के दिमाग में आ गया तो हो सकता है आगे इस तरह के युद्धों को टाला जा सके। लेकिन फिलहाल की स्थिति तो ये है कि जिस ढंग से दमन अमेरिका कर रहा है, जिस ढंग से इजराइल ने पैलेस्टाइन में जो दमन किया, दमन ही कहूंगा मैं उसको, इसलिए कि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप का खून बहते हुए देखा है, वो जब जवान होंगे तो उनमें बदले की भावना पनपेगी। आप कभी भी जो है दबाव से आतंकवाद को नहीं दबा सकते हैं, विश्वास जीतना पड़ेगा।
और ये बात मानना पड़ेगी कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है, और सरकार और अपने देशवासियों के हित में हमको धर्म की अन्यता छोड़ना पड़ेगी आगे पीछे। सबका साथ सबका विकास तभी हो सकेगा, और युद्ध से समस्या का हल नहीं होगा। इससे और आप देखिए आतंकवादी 4 गुनी ताकत से बढ़ेगा, और आतंकवाद जो है बढ़ेगा, अब बढ़ेगा अमेरिका में, अब बढ़ेगा नाटो के देशों में, और अब बढ़ेगा आपके मेडिटेरियन सी के नॉर्थ हिस्से में। उसमें आपका इटली आ जाएगा, ग्रीस आ जाएगा, और इस्तांबुल भी बचने वाला नहीं है। आप एर्दोगन जो है अब कुछ दिन के मेहमान हैं। 2015 में उनके अगेंस्ट जो क्रांति हुई थी, उन्होंने लाखों प्रोफेसरों को, डॉक्टरों को, इंजीनियर्स को जेल में अभी तक ठूस रखा है। निश्चित रूप से ये जो अब नया चेंज आएगा वो जियोपॉलिटिकल ऐसा आएगा कि कई स्टेट्स में आप देखिएगा डेमोक्रेसी लाने के लिए, जनजी को आगे करने के लिए, जनहित में काम करने के लिए सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं दोबारा साहिल जी। करूंगा आपका। अच्छा, क्रिकेटर यू कहते हैं सर, भारत की भूमिका आप किस तरह से देख रहे हैं इन सब चीजों के बीच में, और क्या आने वाले समय में क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है? क्या इसके कोई आसार नजर आते हैं? देखिए, भारत की भूमिका बहुत ही फूक फूक कर कदम रखने वाली भूमिका रहेगी। हम ऐसा तो नहीं कहूंगा कि नॉन इंटरफेरेंस में यकीन करते हैं, लेकिन हमारे मापदंड क्या है कि अमेरिका हमारा बहुत मजबूत मित्र है, इजराइल भी हमारा बहुत मजबूत मित्र है, और भारत और ईरान की जो दोस्ती है वो दशकों से मजबूत रही है। तो भारत की भूमिका, क्या हम ईरान का पक्ष लेंगे और अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध कुछ करेंगे? संभव नहीं है। क्या हम अमेरिका और इजराइल का पक्ष लेंगे और ईरान के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करेंगे डिप्लोमेटिक लेवल पर? संभव नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि तीनों देशों के बीच में हम एक मध्यस्थता का रोल अदा कर सकते हैं, इंटरलोक्यूटर का रोल अदा कर सकते हैं। अगर ईरान खासतौर से चाहे तो हम ईरान की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ईरान की जो चाहते हैं, उसको फिर से हम इजराइल तक या डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारत का पॉलिटिकल रोल बहुत ही लिमिटेड रहेगा, क्योंकि इस रोल में ईरान को जाहिर बात है तुर्की पर या ओमान पर ज्यादा भरोसा है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? ऐसी कोई आशंका नहीं। दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो कि इस युद्ध में अब कूदना चाहता है। एक तरफ अमेरिका है, इजराइल है, उनके सहयोग में कोई भी देश नहीं आ रहा। ये ऑस्ट्रेलिया कुछ सिंबॉलिक ट्रूप्स भेज देता है, वो इंग्लैंड एक सिंबॉलिक, एक वो कहते हैं ना कि चाट में धनिया डालना, जी। तो ऐसा कुछ कर देता है। ईरान की तरफ से भी कोई नहीं आएगा, ना चीन आएगा, ना रशिया आएगा लड़ने के लिए। तो ये रीजनल वॉर रहेगा। जो गल्फ कंट्रीज हैं जिन पर ईरान ने हमला किया है, हमला नहीं किया है, लेकिन गल्फ कंट्रीज 7, 8, 9, 10, 11 गल्फ कंट्रीज हैं जहां की अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमले किए हैं। वो सब गल्फ कंट्रीज क्या ईरान के खिलाफ जंग करेंगे? सवाल ही नहीं उठता। उनकी मिलिट्री पावर इतनी नहीं है, और इन सब देशों में से कोई भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि इन सब देशों में जो आम आदमी है, समाज का लोअर तबका है, जी। गरीब तबका है, गांव के लोग हैं, वो सब ईरान के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं इस लड़ाई में। तो किसी भी सुल्तान, प्रिंस, किंग, शाह, अमीर की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी जनता के खिलाफ ईरान पर हमला करे। जी। जी, ठीक है सर। मैं रुक करूँगा डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर का। अच्छा सर, एक चीज़ को आप ये समझेंगे कि क्या ये युद्ध लंबा अगर चलता है तो वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था पर कितना असर जो है वो पड़ सकता है? और क्या इस संघर्ष से एक नया मिडल ईस्ट पावर बैलेंस बनने की गुंजाइश है? देखिए, पिछले 4 साल से, अब 5वां साल हो गया, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, जी सर। और वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिकल परेशानियां कहाँ कहाँ हुई सभी जानते हैं। यूरोप में काफ़ी हुई, वहाँ पर गैस सप्लाई काट दी गई, ठंडों में क्या बुरी हालत हुई। लेकिन जब भी समस्या आती है कुछ ना कुछ समाधान निकाल लिया जाता है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। अब जैसे आपको मैं एक सीधी सी बात बताऊं
कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत में क्या असर होगा इसका? गैस नहीं आएगी, हमने अल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं। ट्रंप ने धौंस लगाई थी कि हम 200%, 500% आपके ऊपर लगा देंगे टैरिफ। हमने उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। वो कितना भी कुछ बोलते रहे, अगर हमको जिंदा रहना है, हमको अपने देशवासियों की चिंता है, तो हम किसी ना किसी तरीके से उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ये एक पॉलिसी है। कुछ महंगाई होगी, निश्चित होगी, उसको यहाँ के देशवासी सहन करेंगे, क्योंकि दुनिया के कंपैरिजन में हमारे यहाँ बहुत कम होगी वो, क्यों हमारे पास इस समय रिजर्व है, और इतनी लंबी लड़ाई ना ईरान लड़ सकता है ना अमेरिका लड़ सकता है। अमेरिका की लिमिटेशंस हैं, उसके पास हवाई सुपर पावर है, लेकिन उसके जहाज सब कहाँ खड़े हुए हैं? दूर खड़े हुए हैं, ईरान की पार से दूर है। बढ़िया सही चल रहा है जी सर। और निश्चित रूप से मानकर चलिएगा कि आज की स्थिति में वो जमीन पर कभी भी अपनी सेना नहीं उतार सकता, और जिस घड़ी उतार दिया तो उसको महंगा पड़ जाएगा। तो अब जो है उनके समझ में आ गया है किसी तरह से वहां से वापस आए, इसीलिए पुतिन से बात कर रहे हैं। हो सकता है मोदी जी से ही बात हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि उनको रुक कर सोचना पड़ेगा, डिप्लोमेसी डायलॉग के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलता है ये समय बताएगा। साहिल जी, ठीक है सर, आपका धन्यवाद बहुत जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन युगनाथ देवनाथ सर आपका धन्यवाद, और डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जिस तरह से बातें अहम हैं जो रखी गई हैं, और अब देखना यही होगा कि आने वाले समय के अंदर क्या कुछ खास नजर आएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग में अब केवल मिसाइल और ड्रोन ही नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। ट्रंप और पुतिन की बातचीत ने यह संकेत जरूर दिया कि युद्ध को खत्म कराने की कोशिशें शुरू हो सकती हैं, लेकिन जमीन पर हालत अभी भी बेहद तनावपूर्ण है। ईरान जहां पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा, वहीं अमेरिका और इजराइल भी सैन्य कार्रवाई जारी रखने की बात कर रही हैं। ऐसे में आने वाले दिन बेहद निर्णायक हो सकते हैं। क्या यह जंग जल्द खत्म होगी या पूरे क्षेत्र एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।